योर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिग्नलिंग। और आज हम बात करने वाले हैं जो आपका नीट का सिलेबस है, 12th का जो सिलेबस है उसमें जो टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पुष्प का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर सिस्टम इन प्लांट, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मादा जननांग क्या होता है, पुष्प होता है गायनोसियम। गायनोसियम को हिंदी में बोलते हैं जायंग, हिंदी में क्या बोलता है इसको, जायंग। और यदि हम बात करें ये जायंग है क्या, तो जायंग क्या है, पिस्टिल और कार्पल्स का जो समूह होता है उसको हम जायंग कहते हैं। यानी पिस्टिल और कार्पल्स क्या है, पिस्टिल मतलब हम कह सकते हैं कि इसको स्त्री केसर बोला जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर। और वहीं यदि हम बात करें कार्पल की, तो कार्पल को बोला है अंडप। तो ये जो अंडप या स्त्री केसर है इसके समूह को हम क्या बोलेंगे, गायनोशियम। और गायनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मादा जननांग होता है पुष्प का। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं यदि हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर, आप देख पा रहे होंगे ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में आप देख पाएंगे ये स्टिग्मा है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या हो जाएगा स्टाइल, और ये सबसे लास्ट में जो उभरा हुआ भाग है वो क्या है, ओवरी। ये तीनों भाग मिलकर ये कहलाते हैं पिस्टिल या फिर कार्पल्स। ये हम कह सकते हैं इसको क्या कहलाते हैं, पिस्टिल या कार्पल्स या स्त्री केसर या फिर अंडप। तो और यदि हम बात करें यहाँ पर तो देख पाएंगे जो कार्पल होता है वो कार्पल के प्रकार की हम बात करें तो अंडप क्या है, मुख्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं, युक्तांडपी और पृथकांडपी। युक्तांडपी का अर्थ होता है, युक्त मतलब जो जुड़ा हुआ है, युक्तांडपी या फिर सिनकार्पस, युक्तांडपी या सिनकार्पस। और वहीं पृथकांडपी की बात करें तो एपोकार्पस। तो सिनकार्पस के एग्जांपल की बात करें तो हो जाएगा पेपेवर। युक्तांडपी का अर्थ होता है जिसमें जुड़े हुए होते हैं ये जो अंडप होते हैं, जैसे एक ये हो गया, एक और हो गया, किसी पुष्प में एक और होगा, वो सब जब जुड़े होंगे तो उसको हम बोलेंगे युक्तांडपी। और जिसमें पृथकांडपी, पृथक मतलब अलग अंडप, पृथकांडपी पृथक अंडप होना, यानी कि एपोकार्पस में एग्जाम्पल दे रखा है हमें मिसेलिया। और वहीं हम बात करें इसमें युक्तांडपी में एग्जांपल दे रखा है हमें पेपेवर। तो ये उदाहरण ध्यान रखने युक्तांडपी और पृथकांडपी के उदाहरण। तो आगे देखते हैं, आगे हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देख पा रहे होगे आप, ये स्ट्रक्चर है हमारे सामने बीजांड का। तो बीजांड की यदि हम बात करें तो बीजांड में आप देख पाएंगे ये वाला जो स्ट्रक्चर, जो बीजांड का स्ट्रक्चर है। बीजांड है क्या, बीजांड अंडाशय में पाया जाता है और ये क्या है, बीजांड परिवर्तित होता है बीज में आगे चलकर। तो बीज में जो परिवर्तित होता है, अब इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, ये वाला जो भाग होता है, ये भाग इसको हम बोलते हैं बीजांड ब्रंथ। बीजांड ब्रंथ, बीजांड ब्रंथ का अर्थ होता है स्टैक या फिर स्टिक के समान संरचना। और ये संरचना है किसकी, बीजांड की, तो इसलिए हमने बोला इसको बीजांड ब्रंथ। बीजांड ब्रंथ ये वाला ब्रंथ जहाँ इस स्थान पर इस मुख्य काय से मिला हुआ है, इस भाग को या स्थान को हम बोलते हैं नाभिका। नाभिका के बाद यदि हम बात करें कि इधर यदि देखा जाए कि नाभिका के बाद हम ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये वाले, इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं अध्यावरण या फिर इंटेग्यूमेंट। और ये अध्यावरण क्या करते हैं, इसको घेरे रहते हैं चारों ओर से। वहीं यदि हम बात करें इसमें कि ये वाला जो भाग होता है जो खुला हुआ है या फिर द्वार है, ये द्वार किसका है, बीजांड का है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार या फिर माइक्रोपाइल। बीजांड द्वार है माइक्रोपाइल। और ये जो बीजांड द्वार है इसका ठीक विपरीत तरह ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ठीक विपरीत थोड़ा सा उभरा हुआ जो सिरा होता है, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत उभरा हुआ सिरा जो होता है इसको हम बोलते हैं निभाग या फिर चलाजा। और ये जो ऊतकीय भाग होता है इसको हम बोलते हैं बीजांड काय या फिर न्यूसेलस। बीजांड काय, बीजांड मतलब बीजांड की काय। और इसकी बात यदि हम बात करें, ये जो गोल स्ट्रक्चर इसमें आप देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं भ्रूण कोश। और इस भ्रूण कोश में कुछ सेल्स होती हैं, भ्रूण कोश में जो सेल्स बीजांड द्वारी सिरे की तरफ होती हैं, इसमें से साइड की दोनों कोशिकाएं जो होती हैं, बीजांड द्वारी सिरे की तरफ जो सेल्स होती हैं इसमें साइड की जो दोनों कोशिकाएं होती हैं उन इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, तो बाकी आप ऐसे ध्यान रखेंगे इसको। ये जो साइड की दोनों कोशिकाएं होती हैं, इसमें जो दोनों कोशिकाएं हैं साइड की उनको हम बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। वहीं मध्य की जो कोशिका होगी, इसमें जो मध्य वाली कोशिका होगी, ये वाली बीच वाली कोशिका को हम बोलेंगे अंड कोशिका। और जो निभागीय सिरे की तीनों कोशिकाएं हैं, इन तीनों कोशिकाओं को हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत हो गया है, प्रतिमुखी कोशिकाएं, बाकी सब सही है इसमें। और ये जो मध्य में केंद्रक होता है इसको ध्रुव केंद्रक या फिर पोलर न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस बोला जाता है। आगे देख लेते हैं, अगर हम बात करें एक अंडपी की या मोनोकार्पल की, एक अंडपी मतलब इसमें एक ही अंडप हो या फिर एक ही स्त्री केसर हो। उदाहरण इसमें दिया गया है हमें गुड़हल का या फिर हिबिस्कस का। वहीं हम बात करें बहुअंडपी, मल्टी कार्पिलरी, मल्टी मतलब बहुत से, कार्पिलरी मतलब अंडप, जिसमें बहुत से अंडप हों, दो या दो से अधिक अंडपों का पाया जाना क्या कहलाएगा, बहुअंडपी। बहु मतलब बहुत से, अंडप मतलब अंडाश, अंडपी या अंडप या स्त्री केसर।
और वहीं हम बात करें जो बहुअंडपी कंडीशन है, इसको अभी हमने देखा था, ये युक्तांडपी हो सकती है या फिर पृथकांडपी हो सकती है। युक्तांडपी मतलब इसमें जुड़े हुए होते हैं और पृथकांडपी मतलब इसमें बहुत से अंडक अलग अलग होते हैं। उदाहरण दिया गया है युक्तांडपी का हमें पेपेबर और इसका उदाहरण दिया गया है मिशेलिया, तो ये ध्यान रखने हैं आपको। वहीं हम बात कर लेते हैं स्पोरोफाइट की। स्पोरोफाइट या फिर बीजाणु उद्भिद, हिंदी में बोलेंगे इसको बीजाणु उद्भिद। ये क्या होती है, 2n अवस्था होती है। इसमें जो जाइगोट होता है, जाइगोट की जो एमएमसी मतलब मेगा मेगा स्पोर मदर सेल क्या होती है, वो मियोसिस करती है। मियोसिस करने के बाद उसमें गैमिटोफाइट स्टेज आती है। गैमिटोफाइट मतलब गैमिट का बनना। जब गैमिट बनेंगे तो हमें पता है गैमिट कैसे होते हैं, एन होते हैं। तो गैमिट जो बनते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। मियोसिस को हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। और उसके बाद जो गैमिट होते हैं वो गैमिट फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइज मतलब फर्टिलाइजेशन के दौरान फ्यूज होते हैं और फिर जाइगोट बनता है। तो ये जो प्रोसेस है वो चलती रहती है इसमें। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं, उन एंजियोस्पर्म में हमें देखने को मिलती है स्पोरोफाइट अवस्था 2n और गैमिटोफाइट अवस्था n देखने को मिलती है। गैमिटोफाइट को हिंदी में बोलेंगे युग्मकोद्भिद और ये हो जाएगा बीजाणुउद्भिद। आगे देखते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन यानी गुरु बीजाणु का जनन या फिर उत्पन्न होना। अब गुरु बीजाणु कौन होता है, गुरु बीजाणु होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस की। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि अभी हमने देखा था न्यूसेलस या फिर बीजांड काय पाया जाता है इसमें। बीजांड काय जो होता है उसका जो माइक्रोपाइलर एंड की ओर जो कोशिकाएं होती हैं 2n कोशिकाएं होती हैं और वो कोशिकाएं क्या करती हैं, एमएमसी में कार्य करती हैं मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। एमएमसी और एमएमसी कैसी होती है 2n, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एमएमसी 2n होती है। और वहीं हम बात करें एमएमसी के बाद की यदि बात की जाए, एमएमसी 2n होती है जो मियोसिस द्वारा, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 आगुणित कोशिकाएं बनाती है। और जिसमें से क्या होता है 3 कोशिकाएं डिस्ट्रॉयड या फिर नष्ट हो जाती हैं और एक केवल सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका बचती है। इसका निर्माण इसी से होगा, सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका से। ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका बनती है। तो देखते हैं आगे डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर। मेगा स्पोर के डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, कैसे इसका विकास होता है। तो गुरु बीजाणु जो था हमारा सक्रिय गुरु बीजाणु एन, जो अभी हमने देखा था, वो जो सक्रिय गुरु बीजाणु एन है उसमें क्या होता है, स्वतंत्र केंद्र के विभाजन होते हैं, यानी केवल केंद्रक विभाजन होते हैं स्वतंत्र, जिसके कारण 8 केंद्रक बनते हैं, 8 न्यूक्लियस बनते हैं। और कोशिका द्रव्य में जो विभाजन होता है वो अंत में या फिर लास्ट में होता है। इसके बाद क्या होता है 8 केंद्रक और 7 कोश की अवस्था बनती है और जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। तो भ्रूण क्या होता है, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश क्या है, मादा युग्म कोद्भिद, विकसित मादा युग्म कोद्भिद, या हम कह सकते हैं 8 केंद्र की और 7 कोश की अवस्था होती है भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश की यदि हम बात करें, जैसे इसमें अगर मैं देखूं तो ये कंडीशन इस प्रकार से हो सकती है, जैसे ये हमारा सक्रिय गुरु बीजाणु है और इसमें एक ये केंद्रक होगा, ये केंद्रक है। इस केंद्रक में स्वतंत्र केंद्र के विभाजन, 3 स्वतंत्र केंद्र की विभाजन होते हैं, 3 बार विभाजन होते हैं, जिसके कारण 8 केंद्रक बन जाते हैं। 8 केंद्रक बनने का अर्थ ये है कि जैसे ये है हमारे पास गुरु बीजाणु, इसमें 8 केंद्रक बने, इसमें से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इधर होते हैं, 4 दोनों अलग ध्रुव होते हैं, 4 बीजांड द्वारी सिरे पर और 4 निवाहकी सिरे पर। इसमें से क्या होता है, ये एक एक केंद्रक मध्य में आ जाता है। एक एक केंद्र के मध्य में आने से क्या होता है, जब केंद्रक मध्य में आता है तो मध्य में आने से एक यहाँ पर हमारा ध्रुव केंद्रक बनता है जो अभी हमने देखा था, और 3 केंद्रक ऊपर रह जाते हैं, 3 केंद्रक नीचे रह जाते हैं। और बाद में अब क्या होता है, यहाँ पे कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। कोशिका भित्ति का निर्माण होने से कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, इसके कारण आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर देख पा रहे होंगे 8 केंद्र की, 8 केंद्रक हैं, 1 2 3, 2 केंद्रक इसमें है, 3 और 2 5, 5 और 3 8, और 7 कोशिकाएं हैं, 3 और 3 6, और एक ये बड़ी वाली कोशिका, ये सब मिलकर क्या हो जाएगी 7 कोशिकाएं कहलाती हैं। इसका स्ट्रक्चर आगे भी हम देखने वाले हैं। तो आगे देखते हैं, अब हम बात कर लेते हैं एम्ब्रियोशैक या फिर भ्रूण कोश की। भ्रूण कोश क्या है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि 8 केंद्र की और 7 कोश की ये अवस्था है या फिर स्ट्रक्चर है। और ये क्या है, मादा युग्म कोद्भिद, फीमेल गैमिटोफाइट भी कहलाता है। एकल बीजाणु यानी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है इसका। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का अर्थ होता है एक स्पोर से, एक गुरु बीजाणु से ये विकसित होता है, इसलिए इसको बोला गया है मोनो। मोनो मतलब एक, स्पोरिक मतलब स्पोर या बीजाणु से विकसित होता है। और इधर इसका स्ट्रक्चर भी है, यहाँ आप देख पाएंगे ये वाला जो भ्रूण कोश है इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ बना रखा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ये वाला भाग है, ये तीनों जो कोशिकाएं हैं और ये तीनों कोशिकाएं हैं, ये जो कोशिकाएं हैं
जो निभागीय सिरे की तरफ की हैं तीनों कोशिकाएं हमारी कहलाएंगी निभागीय सिरा। ये निभागीय सिरे की तीनों कोशिकाएं कहलाती हैं प्रतिमुखी या फिर एंटीपोडल सेल। वहीं हम बात करें जो बीजांड द्वारी सिरे की तीनों कोशिकाएं उनमें से जो साइड की दोनों कोशिकाएं हैं, पार्श्व की दोनों कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं इनको बोला जाता है सहायक कोशिकाएं। इनको बोलते हैं हम सहायक कोशिकाएं। और वहीं मध्य की जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं एग सेल या फिर अंड कोशिका। और ये एग सेल और सहायक कोशिकाएं ये दोनों मिलकर निर्माण करती हैं एग एपरेटस का या फिर अंड समुच्चय का निर्माण करती हैं। अब यदि हम बात करें इसमें जो हमारी सहायक कोशिकाएं होती हैं, इन सहायक कोशिकाओं में कुछ फिलीफॉर्म, कुछ एपरेटस या स्ट्रक्चर होते हैं, तंतुमय संरचनाएं, इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं, ये जब पराग नलिका आती है इसमें तो पराग नलिका की जो दिशा और गति होती है उसको निर्धारित करने का काम करते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, ये पूछ लिया जाता है। वहीं हम यदि बात करें कि इसमें ये जो ध्रुवीय केंद्रक है, ये ध्रुवीय केंद्र एक इधर से आया था केंद्रक, एक इधर से, अभी हमने इसके विकास में देखा था। और इसीलिए क्या होता है, 2n होता है, ये n नहीं होता है, कैसा होता है 2n होता है, 2n होता है, द्विगुणित होता है ये केंद्रक। और इसमें 8 केंद्रक होते हैं, 7 कोशिकाएं होती हैं, 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 2 8, और 7 कोशिकाएं होती हैं कि 3 और 3 6 और एक बड़ी वाली कोशिका 7। बड़ी वाली कोशिका को सेंट्रल सेल बोला जाता है। तो आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि जो सिनर्जिड हैं इसमें फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट का स्त्रावण करते हैं। इससे क्या होता है, पराग नलिका की गति या दिशा है उसका निर्देशन होता है। तो पूछ लिया जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस का जो कार्य है वो क्या है, तो पराग नलिका की गति का निर्देशन करना। और इसमें एक तत्व काम करता है, उसका नाम होता है बोरॉन। क्या नाम होता है उसका, बोरॉन। तो आज की वीडियो में हमने जो हमारा मादा जननांग होता है पुष्प का एंजियोस्पर्म में या फिर आवृत बीजी पौधों में, उसके बारे में हमने बात करी थी, उसके विकास की, उसके निर्माण की, उसके डेवलपमेंट की, उसके महत्व की, इनकी बात करी थी। और जो अगली वीडियो हम बात करने वाले हैं परागण क्या है और परागण के पे जो प्रकार हैं, उसके बाद जो एग्जाम्पल है उनकी हम बात करेंगे। और यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बायोलॉजी से जुड़े हुए किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम ये जो हमारा चैनल है बायोलॉजी सिग्नलिंग, हम बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्स और करियर ऑप्शन पर जानकारी लाते रहते हैं। इसके साथ जो टॉपिक्स हैं हमारे नीट या फिर जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, उनसे संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और यदि आप ये जो नोट्स हैं इनको PDF फॉर्म में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी सिग्नलिंग के नाम से, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बायोलॉजी सिग्नलिंग सर्च कर सकते हैं, वहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड जो कोर्स है, टॉपिक्स या आप कह सकते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड जानकारी लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।